नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में, संविधान चैप्टर में कुछ नया चीज़ को सीखते हैं। इस टॉपिक का नाम है संविधान सभा के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ। समझिएगा कि जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, संविधान निर्माण कार्य जब प्रारंभ हुआ तो उस समय संविधान के समक्ष उपस्थित कौन कौन सी चुनौतियाँ थी संविधान सभा में, उसको जानना है इस आज के वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। संविधान सभा जिन ऐतिहासिक दायित्वों का निर्वहन कर रही थी वो काफ़ी कठिन था एवं चुनौतीपूर्ण वर्ग था। संविधान सभा यानी संविधान का निर्माण किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया। तो संविधान सभा में जिन ऐतिहासिक दायित्वों का निर्वहन कर रही थी संविधान सभा, वो काफ़ी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण था। उन्हीं कुछ चुनौतियों में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला जो चुनौती था वो था दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना। ठीक है, पहला जो चुनौती था संविधान सभा के सामने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना। दूसरा जो चुनौती है वो है विभिन्न विचारधारा तथा हितों में, विभिन्न विचारधारा एवं हितों में समन्वय स्थापित करना। ओके, विभिन्न विचारधारा एवं हितों में समन्वय स्थापित करना, ये दूसरा चुनौती था संविधान सभा के सामने। घबराइएगा मत, इसको हम पूरा विस्तार से क्लियर करेंगे। पहले सभी चुनौती को लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक करके आएंगे। तीसरी जो चुनौती थी वो थी दोस्तों विकास के उचित मार्ग को चुनने के लिए, विकास के उचित मार्ग को चुनने के लिए। ठीक है, चौथी जो चुनौती थी वो थी अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना। अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये चौथी चुनौती थी। अगर पांचवी चुनौती की बात करें तो सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती, सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती। छठी चुनौती की बात करें तो वो था दोस्तों लोकतंत्र का मॉडल कैसा हो, लोकतंत्र का मॉडल कैसा हो। इसके बाद हम चुनौती की बात करें तो वो है 7वें नंबर पर संविधान की प्रकृति कैसी हो।
ऐसी हो। तो यहाँ पे देखिए कि संविधान सभा के सामने जब संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ उस समय विभिन्न चुनौतियां सामने आई, जिसमें पहला राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना, विभिन्न विचारधारा एवं हितों में समन्वय स्थापित करना, विकास के उचित मार्ग को चुनने के लिए अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना, सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती, स्वतंत्र लोकतंत्र का मॉडल कैसा होना चाहिए उसकी चुनौती थी संविधान सभा के सामने। उसके बाद संविधान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये भी चुनौती थी संविधान सभा के सामने। तो आइए बारी बारी से सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और ये भी जानेंगे कि इसका जो समाधान है इस चुनौती का किस तरीके से किया जा सकता है इसका समाधान। तो आइए देखते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को रक्षा प्रदान करना, इसको सुनिश्चित ढंग से बनाए रखना, ये भी संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी जो हम पहला चुनौती लिखे हैं। तो इसमें जब संविधान का गठन हो रहा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय कुल 600 देसी रियासत, लगभग 600 ऐसी देसी रियासत शामिल थी जिनमें स्वतंत्र राजनीतिक प्रणाली अपनाई गई थी। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय लगभग 600 देसी रियासत, क्या दोस्तों, देसी रियासत ऐसी थी जो अपने स्वतंत्र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था पर आधारित थी, ये देसी रियासत। और इसमें से कुछ देसी रियासतों का कहना था कि यह यथा स्थिति वो बनाए रखना चाहती थी। कुछ देसी रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि हमें यथा स्थिति ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। और कैबिनेट मिशन ने इन देसी रियासतों को, जो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से आए थे, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो भेजे थे तीन सदस्य को, आप पिछले वीडियोज में देखे होंगे। तो कैबिनेट मिशन ने देसी रियासतों को भारत एवं पाकिस्तान से स्वतंत्र होने का अधिकार भी दे दिया, जिससे स्थिति जो थी देश की और कमज़ोर हो गई। तो संविधान सभा ने ये तय किया कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था को अपनाई जाए, एक ऐसी संविधान का निर्माण किया जाए जिससे इस देसी रियासतों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चुनौती थी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की थी, ये पहला चुनौती था। आप देखें, दूसरी चुनौती की बात करें तो विभिन्न विचारधारा एवं हितों में समन्वय स्थापित करना। तो इसमें संविधान सभा में विभिन्न विचारधारा के समर्थक शामिल थे, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, उदारवादी इत्यादि। इसमें विभिन्न विचारधारा के समर्थक शामिल थे। तो ये साधारण सी बात है कि जब विभिन्न विचारधारा के समर्थक या लोग जिस सभा में शामिल होंगे उसमें मतभेद तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि वो अपना विचार अलग अलग रूपों में देंगे, तो उसमें मतभिन्नता तो अवश्य होगा। तो इसमें एक चुनौती थी संविधान सभा के सामने कि विभिन्न जो विचारधारा के समर्थक हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाए। ये संविधान सभा के सामने एक चुनौती। और वही हम तीसरी चुनौती की बात करें तो विकास के उचित मार्ग को चुनने की चुनौती। ठीक है, कि विकास का जो मार्ग है कैसा होना चाहिए, उसकी चुनौती थी इस संविधान सभा के सामने।
तो एक ओर मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारक सोवियत संघ की प्रणाली को अपनाने पर बल दे रहे थे, तो वही गांधीवादी जो विचारक थे वो ग्राम पंचायत और औद्योगिकरण का विरोध कर रहे थे। और ये समाजवादी और गांधीवादी के अलावा भी एक और वर्ग था, तीसरा वर्ग, जो अमेरिका की पूंजीपति एवं वहाँ की औद्योगिकरण की स्थिति पर बल दे रहे थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें विकास के उचित मार्ग को, जैसे आप देखिए साम्यवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो, और मार्क्सवादी विचारधारा के, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो सोवियत संघ की प्रणाली को अपना रहे हैं, और जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो ग्राम पंचायत को अपना रहे हैं और औद्योगिकरण का विरोध कर रहे हैं, जो औद्योगिकरण है। और इनके दोनों के अलावा भी मार्क्सवादी और समाजवादी के अलावा और गांधीवादी के अलावा भी एक और तीसरा वर्ग था, जो अमेरिका के पूंजीपति वर्ग वहाँ की औद्योगिकरण को अपनाने पर बल दे रहा था, और अमेरिका का जो आर्थिक मॉडल है वहाँ का कैसा है उस पर ये तीसरा वर्ग बल दे रहा था। तो एक तरीके से कहें तो विकास के उचित मार्ग को चुनने के लिए इस संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी। इसके बाद अगर हम तीसरी चुनौती की बात करें तो अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने की चुनौती थी। तो अल्पसंख्यक तो विभाजनोपरांत जब जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब दो देशों में बटे, तो उस समय अल्पसंख्यकों को लेकर के भारत में सांप्रदायिक तौर पर गहरे मतभेद महसूस किए जा रहे थे। यानी जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस समय सांप्रदायिक तौर पर, सांप्रदायिक मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सांप्रदायिक किसको कहेंगे तो सांप्रदायिक उसको कहेंगे संप्रदाय या सांप्रदायिकता कहिए। तो जब दो धर्म में आपसी कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो वहाँ पे संप्रदाय उत्पन्न होगा। जब कोई दो धर्म है उसमें आपस में मतभेद कोई उत्पन्न हुआ तो वहाँ पे संप्रदाय जन्म लेता है। तो संप्रदाय समझ गए। तो वही विभाजनोपरांत भारत में सांप्रदायिक तौर पर गहरे मतभेद होने की संभावना थी, और बहुसंख्यक वर्ग को लेकर, यानी जो बहुसंख्यक वर्ग थे उनको लेकर के अल्पसंख्यकों को यानी छोटे वर्गों को सुरक्षा संबंधी के बारे में आशंका थी, उनको डर था। तो संविधान सभा के सामने एक ऐसी संविधान निर्माण करने की आवश्यकता थी जिससे अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चुनौती थी अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से। यानी विभाजन जब हुआ भारत पाकिस्तान देश में, उस समय देश में देश जो थी सांप्रदायिक कठिनाइयों से, सांप्रदायिकता से गुजर रही, और बहुसंख्यक वर्ग को लेकर के, यानी जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग थे उनको लेकर के अल्पसंख्यक यानी छोटे वर्ग के जो लोग थे अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए उनको डर थी, आशंका थी कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तो संविधान सभा के सामने एक यह भी चुनौती सामने थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये रहा अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना। अगर हम इसके बाद की चुनौती की बात करें तो सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती, तो इसको समझिएगा, ये काफ़ी एक फिल्म की तरह है। अगर आप इसको समझते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती, अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कहते हैं ना कि ये स्वार्थ जो अपने लिए खुद करता है, तो अंग्रेज ने भी ये किया। अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, आपको पता होगा कि जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय ब्रिटिश शासन था भारत देश में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए संप्रदाय को काफ़ी बढ़ावा दिया, और सांप्रदायिकता के बीच ये अंग्रेज
वो दिए भारत में, जो बाद में जाकर के देश का विभाजन का कारण बन जाता है। अंग्रेजों ने क्या किए कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए सांप्रदायिकता के बीज बोए। अब सांप्रदायिकता क्या होता है यहाँ पे बतला है, जब दो धर्मों के बीच आपसी मतभेद हो तो संप्रदाय, और यही अंग्रेजों ने कर दिया। सांप्रदायिकता के बीज बो दिए जो बाद में जाकर के विभाजन का कारण बना, और विभाजन भी हुआ भारत पाकिस्तान में, नहीं तो विभाजन का कारण बना। और विभाजन के बाद विभिन्न देशों के हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में भयानक क्षति पहुंची। तो संविधान के सामने एक ऐसी संविधान निर्माण की प्रक्रिया शामिल करनी थी जिससे धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना को एक अच्छे ढंग से स्थापित किया जाए। ये चुनौती थी संविधान सभा के सामने। इसके बाद जो चुनौती थी वो थी कि लोकतंत्र का जो मॉडल है कैसा है। तो लोकतंत्र का मॉडल दो तरीके से हो सकता है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। दो तरीके से इस संविधान में लोकतंत्र को मॉडल को अपनाया गया, जो संविधान सभा के सामने चुनौती थी। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। तो संविधान सभा के कुछ सदस्य जो थे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने पर बल दे रहे थे। उनका तर्क था कि देश की एकता और तीव्र विकास के लिए यह काफी आवश्यक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जबकि कुछ सदस्यों का ये कहना था कि भारत में जैसे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जाए, और उन्होंने वकालत भी इसके लिए किए और संसदीय शासन प्रणाली पर बल दिए। उनको ये ब्रिटिश शासन के माध्यम से ये अनुभव मिल चुका था कि भारत जैसे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए जाने चाहिए। इस दोनों विचारधारा के अलावा भी एक और लोकतंत्र का मॉडल, तीसरा मॉडल था, जो ग्राम पंचायत को प्रधान बनाने की इसमें बात कहते हैं। तो ये तीसरा वर्ग था जो गांधीवादी विचारधारा का समर्थक था, जो दोनों व्यवस्थाओं को अस्वीकार करके क्या वो ग्राम पंचायतों का एक निर्माण करना चाहता था। कहता था कि नहीं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमको अस्वीकार है, संसदीय शासन प्रणाली हम अस्वीकार करते हैं, हमको गांधीवादी विचारधारा पर चलना है, हमको ग्राम पंचायत राज हमारा सही है। तो ये तीन तरह के मत थे लोकतंत्र में। तो यहाँ पे आप देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, दो तरह की व्यवस्थाएं थी। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है इसको समझिए। तो जिस देश का वास्तविक प्रधान, वास्तव में जो प्रधान होता है, अगर राष्ट्रपति है तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा, और जिस देश का वास्तविक प्रधान अगर प्रधानमंत्री है तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली। जैसे अमेरिका समझिएगा और भारत, अमेरिका में जो है वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, कौन होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। और भारत में जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली हुआ, यहाँ पे वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पे वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उस समय कुछ सदस्यों का कहना था कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए, कुछ का कहना था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए, और इन दोनों के अलावा एक तीसरा वर्ग गांधीवादी विचारधारा के भी लोग शामिल थे जो ग्राम पंचायतों का पे बल दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चुनौती थी वो लास्ट चुनौती ये था कि संविधान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। इसमें संविधान की प्रकृति में गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, जो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे, वो विकेंद्रीकरण को काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रहे थे,
वो गाँवों को राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाना चाहते थे। पहले ही देखिए गांधीवादी विचारधारा कि वो ग्राम पंचायत का गठन करना चाहते थे। तो इस संविधान की प्रकृति में जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो विकेंद्रीकरण पर सबसे अधिक बल दे रहे थे। किस पर? विकेंद्रीकरण पर। वो ये चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र है गांवों को बनाया जाए, लेकिन इसका विरोध पंडित नेहरू और B.R. अम्बेडकर ने खुल करके किया। उन्होंने कहा कि अगर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र होगा केंद्रीय शासन करेगी, गांव के पक्ष में ये नहीं रहेगा। ये B.R. अम्बेडकर और नेहरू का मानना था। इन सभी चुनौतियों के अलावा भी जो 7 आप चुनौती देखे, इन सभी के अलावा भी एक और चुनौती सामने थी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। एक और इन सभी के अलावा एक और चुनौती थी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष। ठीक है, किस रूप में किया जाए, तो ये भी संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी। अब आते हैं इस संविधान सभा के सामने इस चुनौती से निपटने के लिए कौन कौन से समाधान हो सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत समाधान में 2 तरह के समाधान, पहला सर्वसम्मति से निर्णय और दूसरा समायोजन का सिद्धांत। ये संविधान सभा के सामने चुनौती थी। जो चुनौती थी उसका समाधान कैसे किया जाए, तो 2 तरीके से समाधान इसको किया गया, जिसमें पहला है सर्वसम्मति से निर्णय और दूसरा समायोजन का सिद्धांत। सर्वसम्मति से निर्णय, इसमें संविधान सभा में उस प्रावधान को शामिल किया गया जिसमें या जिस पर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हैं। उस प्रावधान को शामिल किया गया जिसमें संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उस प्रावधान से अगर सहमत हैं तो सर्वसम्मति निर्णय से उसका समाधान हुआ। जैसे संघीय ढांचे, दूसरा अल्पसंख्यकों से संबंधित उपबंध, तो वैसा प्रावधान जिसमें संविधान सभा के सभी अगर सदस्य सहमत हैं उससे, उस प्रावधान से, तो सर्वसम्मति निर्णय कहलाया। दूसरा जो समाधान है समायोजन का सिद्धांत। तो समायोजन के सिद्धांत से अभिप्राय है समन्वय स्थापित करना, 2 सिद्धांतों के बीच समन्वय स्थापित करना समायोजन। 2 सिद्धांतों के बीच समन्वय स्थापित करना जिसे परस्पर विपरीत समझाए, विपरीत इसमें समझे। जैसे मान के चलिए कि जिन उपबंधों पर सभा में कोई गहरा मतभेद है, कोई उपबंध उसमें शामिल है जिस पर संविधान सभा में काफ़ी मतभेद है, तो उसमें अगर कोई रास्ता निकाला जाता है तो उस समायोजन का सिद्धांत हुआ। इन 2 सिद्धांतों के बीच में अगर कोई रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकलता है तो वहाँ समायोजन। जैसे कोई संविधान में ऐसा उपबंध है जिससे सभा में काफ़ी मतभेद फैला हुआ है और उस मतभेद में अगर कोई रास्ता निकाल दिया जाता है तो वो समायोजन का सिद्धांत कहलाएगा। तो इस तरीके से आप आज देखिए संविधान सभा के सामने उपस्थित चुनौतियां और उसके समाधान 2 तरीके से, एक सर्वसम्मति से निर्णय और दूसरा समायोजन का सिद्धांत। इस तरीके से आज का जो टॉपिक हुआ समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।